चलिए दोस्तों, फिर से स्टार्ट करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, चार्टर एक्ट 1813। तो इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। होता क्या था, अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसे इंडिया में मोनोपोली मिली हुई थी ट्रेड के लिए, ठीक है। तो वो इस एक्ट के ज़रिए समाप्त कर दी जाती है। लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ इसका व्यापार का एकाधिकार अभी मोनोपोली रहती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसमें, कंपनी का शासन भारत में अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, ठीक है। उसके बाद है भारत में ईसाई मिशनरियों को आने और धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता। जो अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ईसाई धर्म जो मिशनरी थे उन्हें आने की स्वतंत्रता दे दी जाती है, जिससे इसमें भारत में ईसाई धर्म का प्रचार हो सके। चौथा पॉइंट है भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का इसमें प्रावधान किया गया कि भारतीयों को कुछ शिक्षा मिल सके, जिससे शिक्षित हो सकें भारतीय लोग। पांचवा पॉइंट है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार स्पष्ट किया कि भारत पर कंपनी का शासन ब्रिटिश क्राउन की ओर से है। यानी अब तक जो कंपनी का शासन था वो कंपनी के नाम से था, अब ब्रिटिश क्राउन की ओर से शासन बताया जाने लगा। निर्देश इस टाइप से स्पष्ट कर किया गया कि शासन ब्रिटिश क्राउन की ओर से। अगला करते हैं, देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या होता है कि अब तक जो ये था, जो केंद्रीकरण की प्रोसेस थी, इसमें मैक्सिमम लेवल पर केंद्रीकरण कर दिया गया। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे अब इनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और सभी नागरिक सैनिक शक्तियाँ इनके अधीन कर दी गई। तो इस तरह ये पहले गवर्नर जनरल बने वो विलियम बेंटिक बने। दूसरा पॉइंट है मद्रास और बम्बई के गवर्नरों की विधायी संबंधियाँ समाप्त कर दी गई। जो पहले गवर्नर थे वो कानून बना सकते थे, विधायी शक्तियाँ उन्हें मिली हुई थी, वो उनकी समाप्त कर दी गई। अब भारत के गवर्नर जनरल को विधायिका के असीमित अधिकार दे दिए गए। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इन्हें असीमित अधिकार दे दिए गए। इसके तहत कानून बनाया गया, इन्हें नियामक कहा गया और कानून के तहत बने हुए कानूनों को क्या कहा गया, एक्ट कहा गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कंपनी की व्यापारिक निकाय के रूप में, अब कंपनी की व्यापारिक निकाय के रूप में समाप्ति हो गई। कंपनी अब प्रशासनिक निकाय हो गया। जो 1813 में था इन्हें मोनोपोली से बंद किया गया था, अब कंपनी के रूप में भी समाप्ति कर दी गई। चौथा पॉइंट है सिविल सेवाओं के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का विरोध के कारण इसको जो प्रोविजन था इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तो ये दोनों एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो आप इन दोनों को तैयार कर लीजिए। इसके अलावा हम अगला एक्ट पढ़ते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट है गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। जो विधायी कार्य थे उनके लिए अलग और प्रशासनिक कार्य के लिए अलग। छः नए पार्षद जोड़े गए, इन्हें विधान पार्षद कहा गया। जो विधान परिषद की तरह कार्य करते थे, इन्हें केंद्रीय विधान परिषद भी बोला गया और ये छोटी संसद के रूप में कार्य करने लगी। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इसमें 1854 में सिविल सेवा के संबंध में एक मैकाले समिति की नियुक्ति की जाती है। ये अक्सर पूछा जाता है कि मैकाले की जो सिविल सेवाओं से संबंधित जो समिति बनाई गई थी उसकी किसके अध्यक्षता में समिति बनाई थी। तो मैकाले की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। तीसरा पॉइंट है किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं। इससे स्पष्ट होता है कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त हो गया। इससे पूर्व प्रावधानों में क्या था कि 20-20 साल का बाद वो कानून आएगा, इस तरह का उन्होंने
वो दे रखा था प्रोविज़न, लेकिन इस कानून के, इस एक्ट में कोई भी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया था, जिससे ये प्रतीत होता है कि ये ब्रिटिश क्राउन के अधीन करना चाहते थे पहले ही। ठीक है। चौथा है भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व। भारत 6 नए सदस्यों का चुनाव, 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव किया गया, वो बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों में से किया गया। तो ठीक है, ये आपने 3 डिस्कस कर लिए, 3 एक्ट। इनको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, इनमें से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।